आलोक पांडे द जीएस क्रैकर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, इसको भी मैं दो वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको जम्मू और कश्मीर का इतिहास का थोड़ी सी जानकारी, फिर जम्मू और कश्मीर की 1947 के बाद से लेकर के और 2019 तक की क्या स्थिति रही इसके बारे में जानकारी, और उसके बाद जो पीओके का स्थान गिलगिट और बाल्टिस्तान को लेकर के जो अभी भारत सरकार ने उसका टेम्परेचर दिखाना शुरू किया है, मैपिंग शुरू करी है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज जम्मू और कश्मीर दो लेक्चर्स में 30 से 40 मिनट में मैं उसे आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और ये रियल में भारत की क्या समस्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है, एक कंप्यूटर की नज़र से भी और एक आम भारतीय की नज़र से भी। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज हम शुरू करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। ये हम सब जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत में इसका विलय, स्वतंत्रता के उपरांत इसका विलय 27 अक्टूबर 1947 को हुआ था, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने विलय पत्र में भारत की तरफ से साइन किया था। और आज़ादी के समय में, यानी स्वतंत्रता के समय में, जब हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए थे, तब भारत ऐसा भारत नहीं था जैसा आज के समय में हमें दिखाई देता है। 500 से ज़्यादा रियासतें अंग्रेजों ने भारत के लिए छोड़ी थी, 500 प्लस में, जो भारत और पाकिस्तान में फैली हुई थी। और उन रियासतों को यह अधिकार दिया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के एक्ट 7 फर्स्ट बी के तहत। एक बार हम फिर बोलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के धारा 7 फर्स्ट बी के तहत यह अधिकार देशी रियासतों को दिया था। क्या अधिकार दिया था? कि वो चाहे तो भारत के साथ विलय कर सकती हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं, और वो चाहे अगर तो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो ब्रिटिश सत्ता ने भारत को राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए मैं अगर ये कहूँ कि उन्होंने एक षड्यंत्र किया था तो ये गलत नहीं होगा। और 500 से ज़्यादा छोटे और बड़े मिलाकर भारत के टुकड़े या पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेटेड भारत उन्होंने छोड़ा था। आज़ादी के बाद या स्वतंत्रता के उपरांत पाकिस्तान ने अपने सीमा के अंदर जो देशी रियासतें थी उनका विलय किया, और बलूचिस्तान एक स्वतंत्र स्टेट था, वो नहीं रहना चाहता था, उसके साथ में स्वतंत्र राज्य के रूप में भी रहना चाहता था, और उसने उसका जबरदस्ती अपने देश में विलय किया, युद्ध किया। और आप जानते हैं कि बलूचिस्तान आज पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी समस्या है। अगर आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान को लेकर के भी मैं कोई एक वीडियो बनाऊं अलग से, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं बलूचिस्तान पर भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा, बलूचिस्तान समस्या पर। अब हम अपनी पुरानी बात पर आते हैं कि भारत पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेटेड था। स्वतंत्रता के उपरांत भी भारत की स्थिति 500 से ज़्यादा रियासतों की थी, और पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर उन रियासतों को खत्म करने का प्रयास किया, और भारत ने अपने देश के अंदर उन रियासतों को खत्म करने का प्रयास किया। ज़्यादातर रियासतें प्रेम से या दबाववश भारत में शामिल होने के लिए राजी हो जाते हैं। उसके लिए भारत सरकार ने उनके लिए प्रिवी पर्स की व्यवस्था किया, उनके खर्चों को वहन किया। लेकिन 3 रियासतें भारत में सबसे बड़ी समस्या को क्रिएट कर रही थी: जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर। हैदराबाद की समस्या को इस वीडियो में अभी हम इंगित नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं उस पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करें, मैं हैदराबाद की समस्या पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसको तीनों को थोड़ा सा एक साथ लेकर के चलते हैं। अगर हम हैदराबाद की रियासत की बात करें तो यहाँ जनता हिंदू थी बहुमत में, लेकिन यहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम था। अगर हम जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ में शासक मुस्लिम था और बहुमत हिंदू थी। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ उल्टा था, हिंदू शासक था और बहुमत में जनसंख्या मुस्लिम थी। पाकिस्तान ये मानता था कि मुस्लिम बहुमत वाली जनसंख्या का वह स्वाभाविक उत्तराधिकारी है, अगर कोई राज्य मुस्लिम बहुल है तो उसे पाकिस्तान में मिलना चाहिए। और जम्मू कश्मीर उसकी नीयत में, उसकी ड्रीम में पहला स्वप्न था कि उसे जम्मू कश्मीर को शामिल ही करना है। ये अलग बात है कि इसकी कीमत उसे बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र निर्माण के रूप में चुकानी पड़ी, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। आज तक जम्मू और कश्मीर को अपने विलय में करने का, अपने में मिलाने का एक कुत्सित प्रयास जारी रखे हुए हैं। इस
3 चीज़ों में जूनागढ़ में हमने जनमत संग्रह करवाया और वहाँ की बहुत 90% से ज़्यादा जनसंख्या ने भारत के साथ विलय की बात करी। और कहीं ना कहीं जब हम जम्मू कश्मीर को लेकर भी यूएन गए थे तो शायद जवाहरलाल नेहरू जी के मन में ये रहा होगा कि जिस तरह जम्मू कश्मीर की जनता भारत के साथ थी, निश्चित ही श्रीनगर की जनसंख्या भी भारत के साथ ही रहेगी और जनमत बहुमत कराने में हमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। लेकिन शायद उसका परिणाम बहुत ही अच्छा नहीं निकला। फिर भी अब हम आते हैं इसके थोड़े परिप्रेक्ष्य में, पीछे चलते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये 3 समस्याएं थी। हैदराबाद की समस्या वल्लभ भाई पटेल जी ने और जूनागढ़ की समस्या भी उनको सॉल्व किया। जम्मू एंड कश्मीर की समस्या जवाहरलाल नेहरू जी के पास में थी और वो उनकी शायद अंतर्राष्ट्रीय छवि को वो बचाने के लिए उन्होंने शायद उतने कठोर निर्णय नहीं किए जम्मू कश्मीर को लेकर के। अगर वो करते तो शायद जम्मू कश्मीर की ऐसी समस्या नहीं आती, ऐसा भी कुछ इतिहासकारों का मानना है और ये मेरा भी व्यक्तिगत मानना है। चलिए अब जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा आते हैं। आप जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर ने यह तय किया कि वो भारत में भी विलय नहीं करेगा और पाकिस्तान में भी विलय नहीं करेगा, वो एक एशिया का स्विट्जरलैंड बनेगा। और महाराजा हरि सिंह इस मोह में थे कि वो एक शासक के रूप में हमेशा सर्वाइव करते रहेंगे। ये सच है कि भारत जैसा अगर पड़ोसी किसी राज्य के पास हो, किसी रियासत के पास हो, तो उसकी स्वतंत्रता को लेकर उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। और भारत ने हरि सिंह के इस सम्मान का, इस निर्णय का सम्मान किया कि ठीक है, आप अगर स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो रहिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी के पास एक मुस्लिम बहुमत वाली जनसंख्या वाला राज्य, पाकिस्तान उसे अपने पास न मिलाने के कुत्सित प्रयास करे, यह संभव नहीं था। और पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में श्रीनगर पर आक्रमण कर दिया। और आप देखते हैं कि अक्टूबर 1947 तक आते आते श्रीनगर पर, यानी 25 अक्टूबर तक सेनाएं श्रीनगर के आसपास घेरा डाल चुकी थी और महाराजा हरि सिंह उसके पहले ही जम्मू भाग आए थे अपनी रक्षा करने के उद्देश्य से। और उसके बाद 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करें। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि यह संभव ही नहीं है क्योंकि अभी अभी भारत को स्वतंत्रता मिली है और अगर उसमें पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर और भारत 3 पक्ष बन जाते हैं तो यह मैटर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का हो जाएगा। जब 2 राष्ट्रों से ज़्यादा कोई राष्ट्र युद्ध करता है तो जब वो राष्ट्र वो समस्या इंटरनेशनल समस्या हो जाती है। और क्योंकि तकनीकी रूप से और वैसे भी जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अभी बिहेव कर रहा, स्वतंत्र रियासत के रूप में बिहेव कर रहा है, इसलिए भारत अगर उसके साथ इन्वॉल्व होता है तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के लिए के रूप में आएगा। और भारत की अभी अभी मिली आज़ादी के लिए ये बात अच्छी नहीं जाएगी विश्व जनमत में कि भारत जो काम अभी स्वतंत्रता अंग्रेजों से उसने प्राप्त की है और अभी एक दूसरे राष्ट्र को वो कब्जा करने के लिए जा रहा है, ऐसा माउंटबेटन ने कहा। और जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को माना और उसके बाद फिर से महाराजा हरि सिंह के पास ये खबर गई कि जब तक आप भारत में जम्मू कश्मीर का विलय नहीं करते हैं तब तक आपकी सहायता करना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह इस बात की घोषणा कर देते हैं कि वो और अब भारत के एनेक्सेशन लेटर पर विलय पत्र पर साइन कर देते हैं। और इस तरह से 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह की तरफ से जम्मू कश्मीर भारत का राज्य हो जाता है। और 27 अक्टूबर की सुबह को माउंटबेटन ने साइन किया और टेक्निकली 27 अक्टूबर की सुबह को भारत का जम्मू कश्मीर एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाता है तो इसीलिए अब पाकिस्तान द्वारा या उनके कबायलियों द्वारा किया गया जो ये हमला है ये भारत पर हमला माना गया। और इस तरह से 27 अक्टूबर के भोर को श्रीनगर में के आसपास जो पाकिस्तान की सेना और वैसी कबीले जो कबीले के रूप में थे, जो उसके पहले जम्मू कश्मीर का जितना हिस्सा उन्होंने जीता था, वहाँ की हजारों महिलाओं का बलात्कार किया था, रेप किया था, मर्डर किया था, वो श्रीनगर को लूटने के लिए, मर्डर करने के लिए तैयार बैठी थी। और उसके पहले भारतीय सेना 27 अक्टूबर को वो जम्मू कश्मीर पहुँच जाती है, श्रीनगर पहुँच जाती है और अपने देश की रक्षा करती। क्यों? क्योंकि 27 अक्टूबर को भारत की तरफ से भी जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न राज्य बन गया था। और इस तरह से भारत शेड्यूल 1 में भारत एक जो है भारत के सारी राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर भी भारत का एक ही एक रियासत बन जाती है।
इस तरह से आप देखते हैं कि ये जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा बनता है। तो और ये बात भी याद रखने की है कि कुछ लोग ये विवाद करते हैं कि जो रियासत में सॉरी एनेक्सेशन लेटर में जो साइन किया था उसकी भाषा कुछ ऐसी है कि वो केवल 2-3 चीज़ों के लिए ही साइन करेंगे, बाकी सारी चीज़ों के लिए साइन नहीं किया है। बहुत चीज़ें मतलब भारत से स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि जो एनेक्सेशन लेटर था उसमें भारत की जितनी रियासतें हैं उतनी रियासतों ने उसी एनेक्सेशन लेटर पर साइन किया था। केवल और केवल उस एनेक्सेशन लेटर का ड्राफ्ट तैयार था, प्रिंटेड मटेरियल था, वही मटेरियल सारी रियासतों के लिए यूज होता था। केवल शासक का नाम और रियासत का नाम ये बदल जाता था। तो इसलिए इस पर विवाद करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि जो एनेक्सेशन लेटर था वो कुछ जो महाराजा हर्ष सिंह थे वो केवल कुछ शर्तों के साथ ही भारत में शामिल होना चाहते थे। वो बिना शर्त थे, वो उन्हीं शर्तों के साथ भारत में शामिल हुए थे जैसे भारत की अन्य रियासतें भारत में शामिल हुई थी। इसलिए इसमें कोई विवाद करने की गुंजाइश नहीं बचती। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान की कबायली सेना को हटा दिया और जवाहरलाल नेहरू एक दिन अचानक ये घोषणा करते हैं कि वो यूनाइटेड नेशंस जाएंगे और इस समस्या को यूएन में उठाएंगे। यूएन में जब वो जाते हैं तो यूनाइटेड नेशंस ने सबसे पहला एक निर्णय दिया कि युद्ध में यथास्थिति बहाल की जाए, जो जहां पर है वहीं तक उसका हिस्सा माना जाए। और इस तरह से जो जम्मू कश्मीर का आधे से ज़्यादा हिस्सा या आधे से थोड़ा सा कम हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया और वह आज हम उसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पीओके कहते हैं। और बाकी का हिस्सा जो भारत के पास था, भारत वो हमारा अपना कश्मीर का हिस्सा है। तो जिस समय हर्ष सिंह ने साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को और भारत ने 27 अक्टूबर को साइन किया था, वो पूरे जम्मू कश्मीर की बात थी। उसमें पीओके का भी हिस्सा शामिल था। उसमें उन्होंने कहीं पर ऐसी बात नहीं की थी कि भारत का केवल जो भारत के पास हिस्सा रह जाएगा वही। तो उसमें पीओके का भी हिस्सा शामिल था, उसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी शामिल था जिसका मौसम विज्ञान अभी भारत ने दिखाना शुरू किया है। इसलिए ये कोई विवाद का प्रश्न ही नहीं है कि जो पीओके के पास हिस्सा है वो भारत का नहीं है, वो भारत का ही है। और उसी एनेक्सेशन लेटर में साइन उन्होंने किया है जिसमें भारत की सारी रियासतों ने किया था। अब हम दूसरी बात आते हैं। आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का शासक हिंदू होता है, बहुमत मुस्लिम होता है। इसी समय जम्मू कश्मीर में ही एक और अन्य जो क्या बोलते हैं नेता थे अब्दुल्ला जी, मोहम्मद अब्दुल्ला जननेता थे, जबकि महाराजा हरि सिंह एक वहाँ के शासक थे। मोहम्मद अब्दुल्ला जनता के बीच में लगभग वैसे ही उस समय घाटी में फेमस थे जैसे आज हमारे श्री भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फेमस हैं। तो जननायक के रूप में मोहम्मद अब्दुल्ला बाहर निकल करके आ रहे थे। और ये कहना है लोगों का कि जो हरि सिंह है वो मुस्लिम पढ़े लिखे लोगों को बड़े उच्च पदों पर प्रमोट नहीं करते थे और मोहम्मद अब्दुल्ला और हरि सिंह के बीच में शायद यही एक मतभेद का कारण बना। इधर मोहम्मद अब्दुल्ला का राजनीतिक नेता के रूप में उदय होता है, इधर हरि सिंह का भारत के साथ जब विलय की बात करते हैं तो उसमें भारत की एक शर्त ये भी थी कि वो चुनाव प्रक्रिया में जाएंगे, चुनाव कराना ही होगा जब स्थितियां थोड़ी सी सामान्य हो जाएंगी। तो इस तरह से देखेंगे कि भारत में महाराजा के शासन की समाप्ति और डेमोक्रेटिक व्यवस्था की उत्पत्ति हो रही थी। और डेमोक्रेटिक व्यवस्था में आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो जनता का नायक होगा, जिसे जनता नेता मानेगी, वो ही शासक बनेगा, वही देश की शासन को चलाएगा, वही राज्य की शासन को चलाएगा। और इस तरह से मोहम्मद अब्दुल्ला एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो जम्मू एंड कश्मीर का राजनीतिक आंदोलनकर्ता बने। और आज़ादी के बाद जब एनेक्सेशन लेटर हो गया तो जम्मू एंड कश्मीर के स्वाभाविक नेता के रूप में उभर कर मोहम्मद अब्दुल्ला आते, वही जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। बाद में उनके नाती और उनके बेटे ने उस कॉन्फ्रेंस को आगे बनाया और 2-3 बार मुख्यमंत्री बने। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शेख अब्दुल्ला जो कि जन नेता थे, उनको एक अंतरिम सरकार वहां बनाई गई और उसमें उनको वहां का प्रधानमंत्री घोषित किया गया। अब देखिए, सारे राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं लेकिन
वहाँ एक प्रधानमंत्री बना और वहाँ के लिए एक अलग व्यवस्था की गई, 309A की व्यवस्था की गई, जिसे बाद में हम 370 के रूप में कन्वर्ट करते हैं, 370 के रूप में। तो 370 अलग से नहीं जोड़ी गई थी, उसमें 309A की व्यवस्था कर दी गई थी, जिसे हम बाद में 370 के रूप में भारतीय संविधान में स्थान देते हैं। इतनी बात मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अब क्योंकि आपको पता है कि जो महाराजा हर्षसिंह हैं और जो मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, इन लोगों के बीच में अपने अपने कारणों से वैचारिक मतभेद थे और मोहम्मद अब्दुल्ला जननायक के रूप में, लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होकर आते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जब प्रक्रिया आगे बढ़ती, लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया जब आगे बढ़ती है तो मोहम्मद अब्दुल्ला ही वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। और मोहम्मद अब्दुल्ला ने तय कर रखा था, क्या तय कर रखा था कि महाराजा हर्षसिंह की सत्ता को, जो से मौलिक सत्ता बची है, उसको भी वो उखाड़ फेंकेंगे। और इस प्रक्रिया में उन्होंने दिसंबर 1951 में उन्होंने महाराजा हर्षसिंह को इस बात के लिए बाध्य किया, किस बात के लिए बाध्य किया कि वो अपने पुत्र कर्ण सिंह के लिए सत्ता का त्याग कर दें। और कर्ण सिंह ने उस सत्ता का महाराजा हर्षसिंह को उस सत्ता का त्याग करना पड़ा और कर्ण सिंह ने इलेक्टेड सदर रियासत बने। और कर्ण सिंह के सत्ता में आते ही, दिसंबर 1951 में सत्ता में आते ही, वहाँ से जम्मू कश्मीर से राजा का शासन की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो जाती है और अब एक सदर रियासत आता है जो कि वहाँ इलेक्टेड होता है, जो कि उसका चुनाव किया जाता है, जो कि वहाँ की संविधान सभा ने इसका वहाँ पर चुनाव किया था। 15 दिसंबर 1951 से सदर रियासत की परिकल्पना आ जाती है और सदर रियासत अब उस सरकार का, विधानसभा का प्रमुख हो जाता है और हर्षसिंह का शासनकाल का अंत हो जाता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि मोहम्मद अब्दुल्ला ने हर्षसिंह की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दी। इसके बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1952 में भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार के मध्य एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में एक समझौता होता है कि अगर विधान परिषद जम्मू कश्मीर की सस्पेंड अवस्था में है या चल नहीं रही है, खत्म हो गई है और देश में कोई ऐसी आपातकाल की स्थिति आ जाती है, तब केंद्र सरकार पूरा विधानसभा की या जम्मू कश्मीर की सरकार पर या जम्मू कश्मीर की कार्यपालिका सत्ता पर अपना नियंत्रण कर सकती है। ये समझौता 1952 में होता है और यही समझौता आगे चल करके भारत सरकार को जम्मू कश्मीर में अपनी सत्ता को मजबूत करने का मौका प्रदान करता है। दोस्तों, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती है और 1952 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा इस बात को स्वीकार कर लेती है कि जो बात 27 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने स्वीकार किया, 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने स्वीकार किया, वही बात 1954 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने स्वीकार किया। अर्थात जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने भी जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को स्वीकार कर लिया। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जनमत संग्रह की भी आवश्यकता उस दिन समाप्त हो जाती है जिस दिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने जम्मू कश्मीर के विलय को, भारत में विलय को स्वीकार किया। इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ के जनता के द्वारा चुने गए जो व्यक्ति हैं, जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने तो जम्मू कश्मीर के विलय को स्वीकार ही कर लिया था। फिर जब प्रक्रिया धीरे धीरे और आगे बढ़ती है और केंद्र सरकार अपना नियंत्रण जम्मू कश्मीर पर बढ़ाती जाती है और आप देखते हैं कि 6वें संविधान संशोधन से जो 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, उसमें एक काम किया जाता है कि राज्यपाल पद को अब इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहले क्या था? महाराजा हर्षसिंह का शासन। यह दिसंबर 1951 में समाप्त हो जाता है और सदर रियासत आ जाता है। 1965 में 6वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सदर रियासत की स्थिति खत्म हो जाती है और राज्यपाल आ जाता है। लेकिन सदर रियासत की जो कुछ शक्तियां थी, उनमें 2 शक्तियां अभी भी सदर रियासत के रूप में राज्यपाल के पास बनी रहती हैं। पहला ये कि 356 जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सहमति के बगैर नहीं लगाया जाएगा और दूसरा
राज्य के मुख्यमंत्री के चुनाव में नियंत्रण राज्यपाल का नहीं होगा। ये जम्मू कश्मीर की जो संविधान था उसकी धारा 92 कहते हैं, इसको जिंदा रखा गया था 6वें संविधान संशोधन के बाद। यानी राज्यपाल तो हो गया, राज्यपाल के पास शक्तियां भी आ गई, लेकिन ये 2 शक्तियां अपवाद स्वरूप थी। एक थी 356 का लगाना, एक था मुख्यमंत्री की चुनाव के बाद अपॉइंटमेंट करना। ये पूरे भारत में जो भारत के संविधान में भाग 6 में राज्यों के जो स्टेट लेजिस्लेचर को जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों में इन 2 अधिकारों का प्रयोग 6वें संविधान संशोधन से जो 1965 में किया गया था उसका प्रयोग भी अभी भी बाकी था। इस तरह से सदर रियासत कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी स्थिति अभी जिंदा थी, लेकिन मोटे मोटे तौर पर 1965 के बाद राज्यपाल की शासन की स्थिति आ जाती। दोस्तों, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष स्टेटस दिया गया था वो 309A के तहत दिया गया था, जिसे बाद में भारत के संविधान में 370 के तहत शामिल किया गया। 370 अब ये बात जम्मू कश्मीर से लगभग समाप्त हो गया, थोड़े बहुत अवशेष बचे हैं, लेकिन 370 को थोड़ा सा तो समझना ही होगा। 370 का क्या मतलब था? अगर मैं एक लाइन में मैं कहूँ तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का जो अधिकार था वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पास था। यानी कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी एंड जुडिशरी, ये तीनों जम्मू एंड कश्मीर के पास थी। कोई कार्यपालिका निर्णय हो, चाहे कोई विधायकी निर्णय हो, चाहे न्यायपालिका कोई भी निर्णय हो, वो जम्मू कश्मीर की में लागू नहीं होगा। यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। ये 370 की स्थिति थी, ठीक है। बाकी तो आप ये जानते हैं 368 भी नहीं लागू होगा, 360 जो वित्तीय आपातकाल है वो भी लागू नहीं होगा जम्मू कश्मीर की में, और संविधान संशोधन की जो स्थिति वो भी लागू नहीं होगी। 370 में ऐसे बहुत सारे अधिकार थे जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन इससे भी भारत सरकार को कोई समस्या नहीं थी। लेकिन 370 से जैसे जैसे 90s के दशक में जब 5000 कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से पलायन करके भगाया गया, धार्मिक उन्माद को फैलाया गया, टेररिज्म को फैलाया गया, अपने ही देश में हिंदुओं को एक तरह से कैंपों में रहना पड़ा, अपने ही देश में हिंदुओं को माइग्रेट करना पड़ा। आप उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदुओं के सिवा अगर किसी और धर्मानुयायियों के साथ ये व्यवस्था हुई होती तो देश में क्या उसके विषय में संसद ने बात तक नहीं की। दुख की बात है, ठीक है। इसीलिए 370 का जाना जरूरी था। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक आधार पर 2 धर्मों के बीच में विभेद पैदा करता था, हिंदू मुस्लिम को लड़ाता था 370 जम्मू कश्मीर में। और आप जानते हैं भारत की बंधुता के लिए, जैसे मैंने पीछे वाले टॉपिक बताया, भारत की प्रेमबिल की आत्मा है, उसका एक प्रमुख बिंदु है बंधुता। तो 370 भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, भारत की बंधुता के लिए प्रॉब्लम बहुत क्रिएट कर रही थी। और आप जानते हैं अगर बंधुता तीर होगी, छीन होगी, तो यूनिटी इंटीग्रिटी रह ही नहीं सकती है। इसीलिए ये बिल्कुल सही समय था जब 370 को खत्म करना था या 370 को अबाउट टू फिनिश करना था। दोस्तों, 370 भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए अच्छी स्थिति क्रिएट नहीं कर रही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 370 और ये कब खत्म हुई। अब 5 अगस्त 2019 को 2019 5 अगस्त को भारत की संसद ने इसको पारित कर दिया था, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर में 2 यूनियन टेरिटरी बनकर सामने आती हैं, एक जम्मू और कश्मीर क्षेत्र और दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। इस तरह से भारत में जो जम्मू और कश्मीर राज्य था अब वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उत्पन्न हो गया। 31 अक्टूबर 2019 से यह लागू हो गया, और अब यूनियन टेरिटरी में की स्थिति में जम्मू कश्मीर की वो पुरानी स्थिति नहीं रही। और अब जो पीओके का हिस्सा भी है वो भारत के केंद्र सरकार के सीधे अधीन। यूनियन टेरिटरी का मतलब है भारत की जहां केंद्र सरकार की सीधे सत्ता लागू हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र होते हैं उन्हें ही भारत सरकार यूनियन टेरिटरी के रूप में घोषित करती है। और इस तरह से जम्मू कश्मीर का एक एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय है, पुलिस से लेकर के जितने भी एम्प्लॉय हैं जो राज्य सरकार के अधीन आते थे, अब वो भारत सरकार के एम्प्लॉय हो गए। और इस तरह से जो पीओके का हिस्सा है वो भी न केवल भारत का राज्य का हिस्सा है, बल्कि वो उससे भी एक कदम आगे बढ़कर यूनियन टेरिटरी का हिस्सा हो जाता है। दोस्तों, आज मैंने ये एक हल्के से स्थिति में जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है।
अब हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि जब यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर बदल गया तो पीओके की स्थिति क्या होने जा रही है, क्या आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का जो पीओके का हिस्सा है वो भारत में मिलने वाला है, क्या भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां क्या ऐसी बन रही हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का पीओके का जो हिस्सा है वो भारत उसमें विलय कर लेगा। इसकी पर चर्चा हम आने वाले वीडियो पर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बात आपको बताएंगे जिससे आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी न रह जाए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है जम्मू कश्मीर को लेकर के तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसमें बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।